सुदूर जमे हुए क्षेत्र में वारिय इग्नासियो और मुख्य वैज्ञानिक जोस एक निजी अन्वेषण दल का नेतृत्व कर रहे हैं जो एक विशाल गोलाकार वस्तु का खनन कर रहा है। जब कॉड इंडस्ट्रीज की मालिक विक्टोरिया कॉड आती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो देख सकती है कि प्रसिद्ध स्कार्ब गोले के अंदर है। इस बीच पामेरा शहर में जमी रेस ने हाल ही में गोथम सिटी यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन के लिए अपने गृहनगर लौट रहे हैं। उनके पिता अल्बर्टो, उनकी मां रोशियो, उनकी दादी नाना, उनके चाचा रूडी और उनकी बहन मिलाग्रोस। गर्मजोशी से स्वागत के बाद जेमी को दोपहर के भोजन के लिए ले जाया गया और उसे कुछ बुरी खबर पता चली। क्योंकि कॉड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे शहर पर कब्जा कर रही है, परिवार ने अपनी ऑटो की दुकान खो दी है और किराया इतना अधिक है कि वे जल्द ही घर भी खो देंगे। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए इस सारे तनाव के कारण अल्बर्टो को दिल का दौरा पड़ा। जेमी अपने परिवार की मदद के लिए अपनी कॉलेज की डिग्री के साथ एक अच्छी नौकरी पाने का वादा करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी योग्यता के बावजूद कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। अंततः मिलाग्रोस ने उसे उसी स्थान पर नौकरी दिला दी जहां वो विक्टोरिया की हवेली में थी। जेमी सफाईकर्मी बनकर खुश नहीं है, लेकिन अभी उसे ऐसा करना होगा। काम पर अपने पहले दिन जेमी अच्छा प्रभाव डालने के लिए विक्टोरिया को नमस्ते कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। विक्टोरिया अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी भतीजी जेनिफर वहां है और जाहिर तौर पर गुस्से में है। जैसे ही वो अपनी चाची को देखती है, वो कंपनी के नवीनतम उत्पाद जिसे वन मैन आर्मी कॉर्प्स या बस OMAC के नाम से जाना जाता है का वीडियो चलाने के लिए टीवी चालू कर देती है। एक गढ़वाले एक्सोस्केलेटन के साथ एक तंत्रिका लिंक बनाकर OMAC अपने उपयोगकर्ताओं को विशाल तोपखाने और विनाशकारी शक्तियों तक पहुंचने और संचालित करने की अनुमति देगा, जो सैन्य युद्ध के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जेनिफर गुस्से में है क्योंकि कंपनी को लोगों की मदद करने के लिए काम करना चाहिए, न कि हथियार बनाने के लिए, लेकिन विक्टोरिया ने उसे याद दिलाया कि ये उसके पिता की इच्छाएं थी। उसके पिता के गायब होने के बाद कंपनी विक्टोरिया के हाथों में आ गई और अब वो जो चाहे कर सकती है। चूंकि जेनिफर ने अपना मकसद छोड़ने से इनकार कर दिया, इग्नासियो उसे रोकने की कोशिश करता है। यह जेमी द्वारा देखा जाता है, जो जेनिफर के बचाव में आता है और विक्टोरिया मौके पर ही उसे और मिलाग्रोस दोनों को निकाल देती है। जो कुछ हुआ उसके बारे में जेनिफर को बुरा लगता है और वो जेमी को अपना नंबर देती है और कहती है कि वो बाद में उससे संपर्क करे ताकि वो उसे नई नौकरी दिला सके। उस रात बाद में जेमी जेनिफर को संदेश भेजने से घबरा गया, लेकिन उसके पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे कभी हार न मानने की याद दिलाई। आखिरकार जेमी ने जेनिफर को संदेश भेज दिया और एक बैठक की व्यवस्था की गई। अगले दिन जब जेमी कंपनी लॉबी में इंतजार कर रहा था, जेनिफर तोड़फोड़ के इरादे से प्रयोगशाला के अंदर घुस रही थी। वो ये जानकर हैरान हो गई कि उन्हें स्कार्ब मिल गया है और उसने तुरंत उसे चुरा लिया। संदेह से बचने के लिए उसे बर्गर बॉक्स के अंदर छिपा दिया। उसके जाने के बाद जोस अपनी डेस्क पर लौटता है और देखता है कि स्कार्ब गायब हो गया है, इसलिए वो सुविधा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश देता है। बाहर जाते समय अलार्म बजने से ठीक पहले हताश जेमी जेनिफर के पास आता है। पकड़े जाने के डर से वो उसे बक्सा सौंपती है और कहती है कि उसका नया काम इसकी रक्षा करना है, लेकिन इसे किसी भी कीमत पर कभी नहीं खोलना है। जेमी इमारत से बाहर भागता है और फिर जेनिफर चोर की तलाश में मदद करने का नाटक करने के लिए गार्डों के साथ चलती है। बाद में अपने घर पर बॉक्स खुलने तक जेमी को उसके परिवार द्वारा परेशान किया जाता है और उस पर दबाव डाला जाता है। वे स्कार्ब से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जेमी इसे उनसे लेता है तो वो उसके हाथ पर चमकने लगता है। अचानक स्कार्ब अपने पैर दिखाता है और जेमी के चेहरे पर पकड़ बनाने के लिए बाहर कूदता है। हटने से इनकार कर देता है और जो भी कोशिश करता है उसे कट लग जाता है। यह विचित्र शक्ति बिजली के डिब्बे को भी नष्ट कर देती है। बहुत संघर्ष के बाद स्कार्ब जेमी के कपड़ों के नीचे छिप जाता है और रूपांतरित होना शुरू कर देता है। कीड़े के पैरों को प्रकट करता है जो जेमी को छत के खिलाफ फेंक देता है और उसके शरीर के चारों ओर एक 100 कवच बनाता है, जो शुरू में डरावना होता है लेकिन अंत में बहुत अच्छा दिखता है। इससे पहले कि वे ठीक से समझ सकें कि क्या हो रहा है, सूट का AI सिस्टम सक्रिय हो जाता है। हालांकि केवल जेमी ही इसे सुन सकता है। AI अपनी प्रोग्रामिंग का परीक्षण करना चाहता है, इसलिए ये जेमी को छत से उड़ा देता है और उसे सीधे अंतरिक्ष में ले जाता है, जिस पर जेमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर सूट वापस नीचे उड़ता है और पंखों की एक जोड़ी दिखाकर जेमी को शहर के चारों ओर ले जाता है। जब वो किसी बस के आमने सामने आता है तो सूट एक विशेष ढाल बनाता है जो वाहन को 2 हिस्सों में काट देता है और जेमी को एक भी घाव के बिना छोड़ देता है। बहुत सारी उड़ान भरने के बाद स्कार्ब जेमी को अपने घर वापस ले जाता है, जहां सूट वापस ले लिया जाता है और जेमी बेहोश हो जाता है। बाद में शाम को जेमी जागता है और पाता है कि स्कार्ब ने खुद को उसकी पीठ में घुसा लिया है। जब वो घबरा जाता है तो परिवार पुलिस को बुलाने पर विचार करता है, लेकिन रूडी उन्हें ऐसा न करने की सलाह देता है और इशारा करता है कि जेमी को चोर के रूप में देखा जाएगा।
इसके बाद जमी जवाब मांगने के लिए जेनिफर की तलाश में जाता है, लेकिन पाता है कि कोर्ट बिल्डिंग के बाहर सशस्त्र बल उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वे उन पर गोलियां चलाते हैं, जेनिफर उसकी कार में बैठ जाती है। इसलिए जेमी बचने के लिए काफी तेजी से गाड़ी चलाता है और जेनिफर को अपने घर ले जाता है, जहां वो स्पष्टीकरण साझा करती है। स्काब अज्ञात मूल की एक कलाकृति है जिसे सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि उसकी चाची इसका उपयोग अपने OMAC प्रोजेक्ट को शक्ति देने के लिए करना चाहती है। ऐसा लगता है कि उसने जमी को अपने मेजबान के रूप में चुना है और वो नहीं जानती कि क्यों, लेकिन वो सोचती है कि वो कोर्ट टावर से एक निश्चित कुंजी तक पहुंचकर कुछ उत्तर प्राप्त कर सकती है। अंकल रूडी जमी और जेनिफर को कोर्ट टावर तक ले जाते हैं और सुरक्षा कैमरों के साथ गड़बड़ी करने के लिए एक जेमिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। जब गार्ड का ध्यान भटक जाता है तो दोनों अंदर घुस जाते हैं और चाबी चुरा लेते हैं, जो एक संशोधित घड़ी बन जाती है जो जेनिफर के पिता की हुआ करती थी। फिर दोनों इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इग्नासियो उन्हें रोक देता है। इसलिए स्काब तुरंत उससे लड़ने के लिए सूट मोड में आ जाता है। बदले में इग्नासियो वापस हमला करने के लिए अपने अधूरे OMAC का उपयोग करता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जिसके दौरान AI एक सूट के साथ आने वाले हथियारों की विशाल विविधता का खुलासा करता है। जैसा कि इग्नासियो विस्फोट करने और कारों को फेंकने में संकोच नहीं करता है, जेमी का AI अपने हथियार विकास के साथ दूसरे से अधिक हिंसक हो जाता है। जब वह इग्नासियो को मारने वाला होता है तो जमी उसे ये कहते हुए रोक देता है कि वह किसी की जान नहीं लेगा। अचानक रूडी और जेनिफर ट्रक में आ जाते हैं और इग्नासियो वाहन पर गोली चला देता है, जिससे जेमी उन्हें देखने के लिए दौड़ता है। ये ध्यान भटकाने से इग्नासियो को जवाबी कार्रवाई करने और जेमी पर हावी होने का मौका मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके, रूडी ने उसे जेमिंग डिवाइस से मारा और तीनों भागने में सफल हो गए। सुबह वे जेनिफर की पुरानी हवेली में पहुंचते हैं, जहां वो घड़ी का उपयोग करके एक गुप्त मान तक पहुंचती है। ये पता चला है कि उसके पिता शहर के सुपरहीरो हुआ करते थे, जिन्हें ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने अपने परिवार के भाग्य का उपयोग अपराध से लड़ने के लिए बहुत सारे गैजेट और तकनीक बनाने के लिए किया था। स्काब ने जमी को उसी तरह चुना है जैसे उसने वर्षों पहले मूल ब्लू बीटल को चुना था, और वह मूल नायक जेनिफर के पिता के लिए गुरु बन गया। दुर्भाग्य से स्कैबर ने कभी जेनिफर के पिता को नहीं चुना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके बारे में और अधिक जानने में बिताया और गायब होने तक अपनी योग्यता के आधार पर ब्लू बीटल नाम स्वीकार किया। जबकि रूडी पुराने कंप्यूटर में जमी की दुविधा का समाधान ढूंढ रहा है, जमी बाथरूम में जाता है और एक घाव को नीले रंग में चमकता हुआ देखता है, जिसका अर्थ है कि स्काब धीरे धीरे जमी के शरीर के साथ उसके शरीर विज्ञान को अंदर से बदलकर खुद को जोड़ रहा है। लेकिन कम से कम घाव ठीक हो जाता है जल्दी से। फिर जेमी जेनिफर को सांत्वना देने की पूरी कोशिश करता है, जो अपने पिता के घर लौटने के कारण दुख और अकेलेपन से पीड़ित है। दोनों चुंबन करने वाले हैं, लेकिन रूडी ने उन्हें रोक दिया, जो घोषणा करता है कि उसके पास नई जानकारी है। जब तक जेमी जीवित है तब तक स्काब को उसके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने उसके साथ एक तंत्रिका बंधन बना लिया है और किसी भी कीमत पर अपने मेजबान की रक्षा करना चाहेगा। जेमी इस खबर से खुश नहीं है और उसे लगता है कि उसे एक भयानक स्थिति में धकेल दिया गया है, लेकिन रूडी ने उसे ये सुझाव देकर सांत्वना दी कि उसे स्काब द्वारा एक ऐसे कारण के लिए चुना गया था जिसे वे अभी भी नहीं समझ पाए हैं। इस बीच विक्टोरिया को जेमी के पास स्काब होने के बारे में पता चलता है और वो उसे पकड़ने के लिए रेस के घर में अपनी निजी सेना भेजती है। उस समय जमी, जेनिफर और रूडी ने विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को जमी के घर की ओर बढ़ते हुए देखा, इसलिए वो सूट की शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये याद करते हुए कि स्काब हमेशा उसकी रक्षा करेगा, जेमी कूद जाता है और सूट अंततः उसे घर ले जाने के लिए सक्रिय हो जाता है। रेस के घर पर मिलिशिया ने क्षेत्र को घेर लिया और हिंसक तरीके से परिवार को बाहर खींच लिया। इस प्रक्रिया में एक मोमबत्ती टूट गई। परिवार को बंदूक की नोक पर घेर लिया जाता है, लेकिन जमी कुछ सैनिकों को मार गिराने और बदले में उन्हें गोली मारने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। विक्टोरिया सूट की ताकत देखना चाहती है और अपने लोगों से परिवार को निशाना बनाना चाहती है, इसलिए जेमी अपनी ढाल को सक्रिय करता है और सभी गोलियों को रोक देता है। फिर वो AI से गैर घातक हथियार मांगता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है, जबकि उसका परिवार भाग जाता है। हालांकि जैसे ही वे भागते हैं, मिलाग्रोस गिर जाती है और अल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है, जिससे एक सैनिक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जमीन पर गिरते ही उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। जेमी के पास विक्टोरिया और इग्नासियो बिल्कुल नहीं है जहां वो उन्हें चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला सके, वो अपने पिता को दर्द की आवाज सुनता है और उनकी तरफ दौड़ता है। यह इग्नासियो और विक्टोरिया को उसे पकड़ने की अनुमति देता है। जमी को घसीटा जाता है। परिवार को अल्बर्टो को मरते और घर को जलते हुए देखना होगा। सुबह में नाना मजबूत रहने की कोशिश करती है और अपने परिवार से कहती है कि रोने के बजाय उन्हें जमी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जेनिफर हर चीज के लिए जिम्मेदार महसूस करते हुए सामने आती है और उसे मदद की पेशकश करती है। वो परिवार को ब्लू बीटल लेयर में ले जाती है और बताती है कि परिवार का अपहरण कर लिया गया है।
उसके पिता का संशोधित विमान जिसे बग कहा जाता है, जो तीव्र गति से सभी को उड़ा देता है। यह उन्हें लड़ने के लिए ढेर सारे गैजेट भी उपलब्ध कराता है। मिलाग्रोस विभिन्न विकल्पों वाला दस्ताना चुनती है, लेकिन नाना और रोशियो दूरगामी हथियार चुनते हैं। फिर वे हमला करने की योजना बनाते हैं। पाको द्वीप के एक किले में विक्टोरिया स्कार्प की कोडिंग निकालने के लिए जेमी को एक मशीन से जोड़ती है और इसे रोमक कवच के कामकाजी डेटाबेस में डाल देती है, जो इस प्रक्रिया में जेमी को मार डालेगी। इग्नासियो और उसका बॉडी कवच भी मशीन से जुड़े हुए हैं और उसे पहले रोमक 100 कवच होस्ट में बदलने के लिए कोड प्राप्त होगा। निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू होती है और जेमी असहनीय दर्द से चिल्लाता है। तंत्रिका अधिभार के कारण उसका जीवन लगभग समाप्त हो जाता है, बल्कि वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। यहाँ उसे परलोक के दर्शन होते हैं और अल्बर्टो उससे मिलने आता है, जो आश्वासन देता है। जमी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ब्लू बीटल का कार्यभार ग्रहण करना है, जैसा कि जैमी स्वीकार करता है। स्कार्प अपने सहजीवी रक्षक के रूप में वे अंततः एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं। दुर्भाग्य से कोड स्थानांतरण अभी भी पूरा हो जाता है और इग्नासियो को रोमक कवच का अधिक शक्तिशाली और उन्नत संस्करण मिलता है। इस बीच रूडी ने किले पर बग को गिरा दिया, जिससे गार्डों ने उन पर गोलियां चला दी। हालांकि बग इतना मजबूत है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और वो बस चलता रहता है और रास्ते में सैनिकों को अपने पैरों से मारता रहता है। रूडी को एक विशेष बटन मिलता है और वो उसे दबाकर बग से नीला धुआं छोड़ता है, जिससे गार्ड तुरंत सो जाते हैं। फिर मिलाग्रोस और जेनिफर इमारत में प्रवेश करते हैं और उन्हें रोमक सूट का एक बड़ा सेट मिलता है, जो स्कार्प की ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। वे कुछ विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, लेकिन परिणामी विस्फोट से किले का एक हिस्सा ढह जाता है और मलबा दोनों को अलग कर देता है। प्रयोगशाला में जेमी अंततः जाग गया, लेकिन अभी तक सूट का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि यह सिस्टम रीबूट से गुजर रहा है। उस पल में जोश अंततः टूट गया क्योंकि वो विक्टोरिया के नस्लवादी और अपमानजनक प्रहारों से थक गया था, इसलिए उसने जैम से बचने के लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा बंद होने के तुरंत बाद इग्नासियो जोस को मार देता है और लैब में विस्फोट हो जाता है, लेकिन इग्नासियो की सुरक्षा के कारण विक्टोरिया जीवित है और जेनिफर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जमी सैनिकों के एक समूह के पास आता है और सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। नाना उसके बचाव में आते हैं और उन सभी को कुछ ही सेकंड में हरा देते हैं। फिर वे बग में जाते हैं और जेमी अपनी मां से फिर से मिलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिलग्रोस और जेनिफर गायब है, तो जेमी उन्हें बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। किले में मिलाग्रोस अपने दस्ताने का उपयोग करके सैनिकों से खुद का बचाव कर रही है, जो एक विशाल मुट्ठी बनाता है लेकिन एक ढाल भी बनाता है। जल्द ही वो घिर गई, लेकिन उसी क्षण जेमी आ गया और उसका सूट आखिरकार जाने के लिए तैयार हो गया। पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन की वजह से वो अब केवल अपने आदेश के साथ स्कार्प के कवच नियंत्रण का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम है, इसलिए जमी के लिए कुछ ही मिनटों में उन सभी को हराना आसान है। अचानक जमी को दीवार से धकेल दिया जाता है और वो खुद को पंखों से बचाता है और देखता है कि इग्नासियो लड़ने के लिए यहाँ है। वे अपनी शक्तियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण के साथ आकाश में युद्ध करते हैं, लेकिन जल्द ही वे वापस जमीन पर गिर रहे हैं, जहां वे एक दूसरे पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के हथियार और प्लाज्मा विस्फोट करते हैं। इस बीच विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बना लेती है और द्वीप छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन जेनिफर हेलीकॉप्टर को फोम से भरने के लिए अपने पिता के विशेष गोंद बम का उपयोग करती है, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जेनिफर और विक्टोरिया ही जीवित बचे हैं और जेनिफर ने स्कार्प पर डेटा वाले विक्टोरिया के उपकरण को नष्ट कर दिया है, इसलिए ओएमएससी परियोजना को फिर से पुनर्जीवित करने का कोई और प्रयास नहीं किया जाएगा। जेमी पर वापस वो शक्ति पर शानदार नियंत्रण प्रदर्शित करके लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू करता है, जो उसे अपनी कल्पना का उपयोग करके हथियार बनाने की अनुमति देता है, लेकिन जल्द ही इग्नासियो अपने बेहतर युद्ध अनुभव का उपयोग करके उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अचानक रूडी ने इग्नासियो का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंके, जिससे उसने उस पर गोली चला दी। रूडी इससे बच जाता है, लेकिन जमी एक और परिवार को खोना नहीं चाहता है और क्रोधित हो जाता है, इसलिए वो इग्नासियो पर भयंकर प्रहार करना शुरू कर देता है। वो बदला लेने के लिए इतना बेताब है कि जेमी इग्नासियो को लगभग मार ही डालता है, लेकिन एआई उसे रोक देता है और उसे लोगों की जान न लेने की उसकी नीति की याद दिलाता है। एआई उसे इग्नासियो की पिछली यादें भी दिखाता है, जिसे वो प्रक्रिया के दौरान एक्सेस करने में सक्षम था, जिससे पता चलता है कि इग्नासियो जमी और उसके परिवार की तरह ही एक पीड़ित था। जब इग्नासियो एक बच्चा था, कोड द्वारा भेजे गए एक बम विस्फोट ने उसके घर को नष्ट कर दिया और उसकी मां को मार डाला। ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के सैन्यवादी कब्जे का हिस्सा था। तब विक्टोरिया ने इग्नासियो को अपने प्रोजेक्ट के लिए गिनी पिग के रूप में रखने के लिए उसका अपहरण कर लिया। जमी ने इग्नासियो की जान बचाने का फैसला किया,
और दयालुता के इस कार्य से इग्नासियो के मन में यह एहसास पैदा हुआ कि अब उसके पास विक्टोरिया के आदेशों को नजरअंदाज करने की शक्ति है। इग्नासियो खुद पर हावी हो जाता है और विक्टोरिया पर कूद पड़ता है, जिससे एक विस्फोट होता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और पूरा द्वीप नष्ट हो जाता है। रूडी ठीक समय पर बग लेकर पहुंच जाता है और जेमी और जेनिफर को बचाने में सफल हो जाता है। पूरे परिवार के फिर से एकजुट होने के बाद आखिरकार उनके पास अल्बर्टो के लिए शोक मनाने का एक क्षण है। कुछ समय बाद जेनिफर ने कोड इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया और एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने घोषणा की कि वे हर तरह की सैन्य परियोजना को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। रेस अपने नष्ट हुए घर में लौटते हैं और जब वे सोचते हैं कि क्या करना है, तो पूरा पड़ोस उनका स्वागत करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए सामने आता है। जेनिफर परिवार को ये बताने के लिए मुलाकात करती है कि वो रूडी जैसे कुशल आविष्कारक कोड इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहती है और वो परिवार के घर के लिए भी भुगतान करेगी। जेमी ने जेनिफर को बाहर जाने के लिए कहने का साहस जुटाया और जैसे ही वे एक चुंबन साझा करते हैं, सूट उन्हें उड़ा देता है।